मेरा नाम रूपा है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं एक ऐसे गांव से हूँ जहाँ लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती है। लड़कियां बड़ी हुई नहीं कि माँ बाप को उनकी शादी की चिंता होने लगती थी। और फिर मेरे साथ भी यही हुआ। मैं शादी को लेकर बहुत सारी अफवाह सुनी हुई थी कि ससुराल में सास बहू को सही ढंग से जीने नहीं देती है। बहू से ही घर के सारे काम करवाती है। और जब बहू उसकी बात नहीं मानती है, तब सास ननद मिलकर बहू को जान से मार देते हैं। और न जाने क्या क्या मैंने सुनी थी, जिस कारण शादी लेकर मेरे मन में बहुत सा डर हो गया था। मैंने यह भी सुना था कि जो बहू दहेज लेकर ससुराल नहीं आती है, उसके साथ बहुत ही तरह तरह के अत्याचार होते हैं। लेकिन जब मेरी शादी हुई और मैं ससुराल आई तो मुझे यह समझ आ गया, इस दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। मेरे ससुराल वाले तो बहुत ही अच्छे लोग थे। मेरी सास ने मुझसे कहा था, शादी के शुरू के दिनों में मैं अपने पति के साथ अच्छा वक्त गुजारूं और उन्हें भरपूर समय दूं, क्योंकि इसके बाद तुम्हें सारी जिंदगी हमारे साथ ही तो रहना है। मेरा पति मोहन एक अच्छा इंसान था और वह भी मेरा पूरी तरह ख्याल रखता था। कुछ दिनों तक तो मेरी सास ने मुझे घर का कोई भी काम करने को नहीं दिया और कहा कि तुम सिर्फ आराम करो। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मैंने कमरे से बाहर निकलना शुरू कर दिया और छोटे मोटे काम भी कर लिया करती थी। मेरी सास मुझे मना भी करती थी, परंतु मैंने कहा था कि मुझे रूम में मन नहीं लगता है, सो थोड़ा बहुत काम तो मैं कर ही सकती हूँ। परंतु कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि हमारे घर के बाहर का नजारा बहुत ही अजीब था, जिसे देखने के बाद मैं हैरान रह गई थी। भला यह कैसे हो सकता था? घर के सभी लोग अच्छे से अच्छे खाना खाते थे और अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते थे, लेकिन घर का बड़ा मुखिया यानी मेरे ससुर जी 2 दिन तक पुराना बासी खाना खाते थे। शादी के 2 हफ्ते बाद पहली बार मैं सबके साथ बैठे खाना खाने वाली थी। क्योंकि नई बहू होने के कारण कुछ दिनों तक मैं अपने रूम में ही खाना खा लेती थी, परंतु अब मुझे अकेला खाना खाने में मन नहीं लगता था। इसलिए आज मैं भी सभी के साथ बैठकर खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ गई थी। एक एक करके सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। केवल मेरे ससुर जी ही थे, जो कि आंगन में बने हुए एक टूटे से पलंग पर बैठे हुए थे। मैंने देखा कि मेरी सास ने एक प्लेट में 4 दिन का बचा हुआ बदबूदार रोटी और 3-4 दिन पुरानी सब्जी प्लेट में रखकर ससुर जी के सामने उनके पलंग पर रख दिए और फिर वह खुद आराम से अपना ताजा खाना खाने लगे। मैंने देखा कि मेरे ससुर जी का चेहरा बहुत ही उतरा हुआ है। अपने सामने बासी खाना देखकर भी वह चुपचाप अवस्था में बैठे हुए थे और उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था और वह वही खाना बड़ी प्रेम से खा रहे थे। परंतु उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे बहुत ही दुख हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे ससुराल वाले तो इतने पढ़े लिखे और अच्छे लोग हैं, फिर मेरी सास क्यों मेरे ससुर के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। उस रात को सभी लोगों ने खामोशी के साथ खाना खा लिया था और इस मामले में किसी के मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकला था। मैं भी नई नई थी, तो मैंने भी खामोशी के साथ खाना खा लिया और इस बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन अगले दिन दोपहर के खाने पर मैंने दोबारा इसी तरह ससुर को रात का बचा हुआ खाना खाते देखा, तो मैं हैरत में रह गई कि बाकी सब तो ताजा खाना खा रहे थे, फिर सारा बचा हुआ बासी खाना मेरे ससुर को क्यों दिया जाता था। मैंने सोचा शायद मेरे ससुर को बदबूदार खाना पसंद है, लेकिन जब मैं उनके चेहरे की तरफ देखती तो मुझे पता चलता था कि वह बहुत मजबूर हैं और मुश्किल से वह यह खाना खा रहे हैं। मैंने एक नजर घर के बाकी लोगों पे डाली, जिसमें मेरी 2 नंदे और एक देवर शामिल था और मेरी सास भी वहीं पर बैठी थी। वो बहुत आराम से ताजा खाना खा रही थी और सभी बहुत आराम से खाना खा रहे थे और किसी को भी इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसका बाप बदबूदार खाना खा रहा है। जबकि मैंने अपने घर में यही देखा था कि माँ अच्छी से अच्छी चीजें पहले पापा के लिए रखती थी और फिर हम लोगों को मिलता था। घर में कोई भी चीज बनता था तो पहले माँ पापा को खाने देती थी और फिर हम लोगों को देती थी। जब मेरे दादी बाबा थे तब भी पहले खाना पापा को मिलता था और फिर पापा को, उसके बाद हम लोगों को। मैं बचपन से ही अपने घर में यह सब देखकर बड़ी हुई थी, परंतु यहाँ तो एकदम उल्टा हो रहा था। सभी लोग ताजा खाना खा रहे थे और मेरे ससुर जी 3-4 दिनों के बदबूदार खाना खा रहे थे
और वह भी मेरी सास उन्हें खाना दे रही थी। और इस मामले में ना मेरे पति, ननद और देवर कुछ भी नहीं बोलते थे। ससुराल का माहौल देखकर मैं हैरान रह गई थी। यहाँ मेरे ससुर की कोई हैसियत नहीं थी। सिर्फ मेरी सास ही नहीं बल्कि उनके बच्चे भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते थे। सबके सब अपना खाना आराम से खाते। मेरे ससुर बदबूदार और कड़क रोटी बहुत मुश्किल से चबा चबा कर खाते थे और खाने से ज्यादा पानी पीते थे। लेकिन घर के किसी भी इंसान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि जब मेरे पति खाने पर मौजूद होते तो वह भी एक नजर अपने बाप पर नहीं डालते थे। शुरू में तो 10-15 दिन मैं खामोशी के साथ यह सब देखते रही, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस बारे में किसी को कोई सवाल कर सकती। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही जब मैं घर के माहौल पूरी तरह ढल गई, सब लोगों से मेरी बातचीत अच्छी होने लगी, तो मैंने अपने पति से इस बारे में बात की और उनसे कहा कि यह कोई तरीका है क्या? आपके पिताजी इतना ज्यादा बदबूदार खाना खाए और आप उनके सामने बैठकर ताजा ताजा और गरम गरम रोटियां खाए। यह सुनकर नरम दिल मेरा पति मुझ पे अचानक ही गुस्से में आ गया और मुझसे कहने लगा, तुम इस घर के मामले में टांग मत अड़ाओ और बेहतर यही होगा कि तुम मेरे माँ बाप के मामले में ना बोलो। अगर तुम्हें इस घर में कोई भी परेशानी है तो तुम मुझसे इस बारे में बात कर सकती हो, लेकिन मेरे माता पिता के बारे में तुम्हें कोई बात करने की जरूरत नहीं है। यह हमारा घर का मामला है। मोहन की यह बात सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए कि मैं भी तो इसी घर के हिस्सा हूँ। उन्होंने कितने आसानी से मुझे यह कहकर चुप कर दिया कि यह उनके घर का मामला है, यानी मेरा इस घर के मामले से कोई लेना देना नहीं था। अब मैं खामोशी के चलते फिरते सिर्फ अपने ससुर की तरफ देखते रहती थी। मेरा दिल यह सब देख देखकर अजीब सी उदासी का शिकार होता रहता था। मेरा मासूम ससुर, जो किसी से एक शब्द भी नहीं कहते थे, सारा दिन खामोशी से पलंग पर बैठे रहते थे। उन्हें किसी भी वक्त के खाने में सिर्फ और सिर्फ बासी खाना ही दिया जाता था। उनके पास पहनने के लिए भी सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े ही मौजूद थे, क्योंकि मैं जब से इस घर में आई थी तब से मैंने उन्हें 2 जोड़ों कपड़ों में ही देखा था, जबकि इस घर में रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी। मैंने सोच लिया था मैं खामोश नहीं रहूंगी, अपनी ननद से इस बारे में बातें करूंगी। बेटियां तो अपने पिता की लाडली होती है और बेटियों को सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने पिता से ही होती है। उनके पिता के साथ उनकी माँ का बर्ताव इस हद तक खराब है कि घर के बड़े होने के बावजूद भी उन्हें ताजा खाना भी खाने को नहीं दिया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं यह बात भी मुझे बहुत हैरान करती थी कि मेरी सास का बर्ताव तो मेरे साथ बहुत अच्छा था, जबकि मैं उनकी बहू थी। अच्छे से अच्छे खाना हो या फल हो, सबसे पहले मुझे पूछती थी। फिर वो अपने पति के साथ इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकती है? हर बात पर मेरे ससुर को झड़क देती थी और बहुत बुरा भला कहती थी। उनको बदबूदार खाना देती और पहनने के लिए भी ससुर के पास एक ढंग का जोड़ा कपड़ा तक नहीं था। और फिर सबसे ज्यादा हैरान मुझे इस बात की हुई, जब मेरी ननद का रिश्ता आया तो मेरी सास ने इस बारे में मेरे ससुर से एक बार भी नहीं पूछा। रिश्तेदार आए, मेरी ननद को देखे और रिश्ता पक्का करके चले गए, परंतु उन्होंने एक बार भी यह नहीं बोला कि आप लड़की के पिता से भी मिल लीजिए। मैंने बातों ही बातों में एक बार अपनी सास से कहा कि ननद के ससुराल वाले अभी तक पिताजी से नहीं मिले हैं। यह सुनकर मेरी सास ने बहुत अजीब नजरों से मुझे देखा और कहने लगी, नेहा का रिश्ता पक्का हो गया है और उसकी शादी होने वाली है। शादी वाले दिन तुम्हारे ससुर जी उन लोगों को देख लेंगे। यह सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि लड़की के पिता शादी वाले दिन ही अपने होने वाले दामाद को देखेंगे। नेहा की शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन मेरे ससुर के साथ सबका व्यवहार वैसा ही था। मैंने नेहा से भी कहा कि पिताजी के साथ ऐसा शुल्क क्यों होता है और तुम लोग माँ जी को कुछ क्यों नहीं कहती हो? यह सब सुनकर नेहा ने मुझे वही जवाब दिया जो मेरे पति ने दिया था कि माँ और पिताजी का आपस का मामला है। बेहतर यही है कि भाभी आप इससे दूर रहे, आपके लिए यही बेहतर होगा। अगर माँ को पता चल गया आप इस मामले में खुश रहे हैं तो हो सकता है कि उनका रवैया आपके साथ भी खराब हो जाए। नेहा की बातें सुनकर मैं एकदम खामोश हो गई। नेहा सच में ठीक ही कह रही थी। अगर माँ मुझे अपना दुश्मन मान लेती तो हो सकता है वह मेरे साथ भी ससुर जी के जैसा ही बर्ताव शुरू कर दे, क्योंकि जब ससुर जी उनके पति थे तो वह उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ती, तो फिर मैं तो उनकी बहू थी। दोपहर को खाने के बाद मेरी सास को अचानक से बाजार जाना पड़ा। नेहा की शादी की तैयारी की वजह से माँ हर रोज बाजार का चक्कर लगाते रहती थी।
एक दिन जब मैंने देखा कि घर में मेरे और ससुर जी के अलावा कोई नहीं है, तो मैंने खामोशी से सारा बचा हुआ खाना छत पर डाल दिया ताकि बदबूदार खाना ससुर जी को खाना ही न पड़े। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह मेरी सबसे बड़ी गलती होगी और उसका खामियाजा मेरे ससुर को ही भुगतना पड़ेगा। बाकी खाना छत पर डालने के बाद मैं एकदम से निश्चिंत हो गई कि आज तो मेरे ससुर जी को ताजा खाने को मिलेगा। मैंने सारे बर्तन धोकर किचन में रख दिए थे और रात का खाना पकाने में लग गई थी। मेरी सास दोनों ननद को लेकर बाजार गई हुई थी। मैंने उनके आने से पहले ही रात का खाना भी बना लिया था और घर भी साफ सुथरा कर दिया था। मुझे पता था कि आज मेरे ससुर को वही खाना मिलेगा जो घर में सबके लिए बना है, क्योंकि अब तो खराब खाना देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन रात को खाने के वक्त मेरी आंखें हैरत से फैल गई जब मैंने अपनी सास को ससुर के खाना देते हुए देखा। वो तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया था कि मेरी सास इस हद तक गिर सकती है। अपने ससुर के साथ ऐसा सुलूक देख मेरे हलक से एक निवाला नहीं उतरा और मैं खामोशी से उठकर चली गई थी। मेरे पति ने महसूस कर लिया था कि मैंने खाना नहीं खाया है, लेकिन वो सबके सामने चुप रहे। और जब मैं कमरे में सारा काम खत्म करके आई तो वो मुझसे अपने पास बुलाकर पूछने लगे कि मैंने खाना क्यों नहीं खाया है। मुझे अपने पति के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह कैसे अपने बाप के साथ ऐसा बर्ताव होते हुए देख सकता है। अचानक ही मेरे आंखों में आंसू आने लगे थे। मैंने अपने पति से कहा, मुझे डर लगता है कि मेरा बेटा भी कहीं आपके जैसा ना हो जाए और आपको भी एक एक निवाला के लिए तरसा दे। यह सुनकर मेरा पति हक्का बक्का रह गया कि मैं यह क्या कह रही हूँ। मोहन ने मुझसे कहा कि मेरा दिमाग तो ठीक है ना, या मैं किस तरीके की बातें कर रही हूँ। मेरी औलाद मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी। मैंने मोहन की तरफ देखा और रोते हुए कहा, जब आप अपने बाप के साथ ऐसा बर्ताव होते हुए देख सकते हैं, तो उनके ऊपर होते हुए सारे जुर्म को देखकर अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, तो आपकी औलाद आपके साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकती है। मेरी बात सुनकर मोहन ने मुझसे कहा कि बेहतर होगा कि तुम मुंह बंद रखो और खामोशी के साथ जाकर सो जाओ। जब तुम्हें किसी भी चीज की सही जानकारी नहीं है, तब तुम इस बारे में क्यों बातें कर रही हो। मोहन अपनी बात पूरी करके सोने के लिए चला गया था, परंतु मेरी आंखों में नींद कोसों दूर थी। मेरे दिल और दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि कहीं सच में हमारे बच्चे भी हम लोगों के साथ ऐसा ना करें। अगर हमारी औलाद भी मोहन के साथ ऐसा ही करेगी तो क्या होगा, क्योंकि कर्मों का फल तो इसी जन्म में मिल जाता है, क्योंकि जो कुछ हम बोएंगे वही हम काटेंगे। मैंने सारी रात करवटें बदलकर बिता दी। मेरे दिमाग में बार बार एक ही बात आ रही थी। जो रात में मैंने खाने के टेबल पर मंजर देखा था, वह मेरी आंखों के सामने नाच रहा था। मैंने देखा कि जब मैंने सारी बदबूदार खाना छत पर फेंक दी थी, तब मेरी सास ने ससुर के प्लेट में 2 कच्ची सब्जी और कच्चा आटा डालकर सामने रख दिया था, और साथ ही साथ वो ससुर को बहुत ज्यादा भला बुरा कह रही थी। और बाकी सभी लोग ऐसे आराम से खाना खा रहे थे जैसे कि घर में कुछ हुआ ही ना हो। मेरी सास अपने पति से कह रही थी, तुम्हें ताजा खाना खाने का तो बहुत शौक होता है ना, तो लो, यह बिल्कुल ताजा खाना है, खाओ इसे। तुमने जानबूझकर बदबूदार खाना छत पर डाला, अब तुम्हें इसी से पेट भरना होगा। जबकि छत पर मेरे ससुर ने खाना नहीं बल्कि मैंने डाला था, और जिसकी सजा मेरे ससुर भुगत रहे थे। परंतु मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी सास को बताती कि मैंने ही बदबूदार खाना को छत पर फेंका था। और यही सब देखकर मेरे हलक से एक भी निवाला नहीं उतरा था और मैं डाइनिंग टेबल से बिना खाना खाए उठ गई थी। जैसे तैसे मैंने रात गुजारी थी और सुबह होते ही मैं कमरे से निकल गई तो मेरे सामने आंगन में मेरे ससुर जी उसी टूटी हुई पलंग पर पूजा कर रहे थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। जैसे ही उनकी पूजा खत्म हुई, वो मुझे देखकर पूछने लगे, क्या बात है बेटी, आज इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई। सुनकर मेरी आंखों में फिर से आंसू आने लगे और मैंने उन्हें बताया कि बासी खाना मैंने ही छत पे डाला था ताकि उन्हें बदबूदार खाना ना खाना पड़े। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे इस काम की वजह से आप रात में खाना ही नहीं खा पाएंगे। मैंने उनसे माफी मांगी थी। मेरे ससुर कहने लगे, बेटी, इसमें माफी की क्या बात है, तुम तो मेरे लिए अच्छा ही सोच रही थी, लेकिन मेरे नसीब में अब सारी उम्र खराब खाना ही लिखा है। आज मुझे इस बात पे बहुत ज्यादा हैरत हो रही थी। इतनी ठंड के मौसम में मेरे ससुर खुले आसमान के नीचे पलंग पर क्यों सोते हैं, जबकि मेरी सास अपने कमरे में आराम से सो रही थी। मैंने अपने ससुर से हिम्मत करके पूछ लिया
कि बाबा आखिर ऐसी क्या बात है कि आपकी औलाद को भी आपके इस दर्द का एहसास नहीं है, और माँ भी आपके साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करती है। घर में सब ताजा ताजा खाना खाते हैं, लेकिन आपको 2 दिन पुराने बदबूदार खाना ही क्यों दिया जाता है। बाबा मेरी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराए, कहने लगे कि मुझे खुशी है कि मेरी बहू को मेरा इतना ज्यादा ख्याल है, लेकिन तुम्हारी सास मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं करती, और ना ही मेरे बच्चे बुरे हैं, बल्कि मैं वही सब कुछ भुगत रहा हूँ जो मैंने बोया है। अपने ससुर की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्हें अपनी बीवी और बच्चों से कोई शिकायत नहीं थी, जबकि उनकी हालत देखकर तो मेरा अपना दिल जलता था। बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी और अभी तक कोई अपने कमरे से नहीं निकला था। मैं भी शॉल लपेटे अपने ससुर के पास ही बैठी थी। जब वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब कुछ बताने लगे, जिसे जानकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। मेरे ससुर ने मुझे बताया, जब उनकी और मेरी सास से शादी हुई थी तो उन दोनों की उम्र में बहुत ज्यादा फर्क था। मेरी सास एक 15 साल की उम्र की लड़की थी, जबकि मेरे ससुर 32 साल के थे। मेरे ससुर बताने लगे, उनकी माँ ने जानबूझकर शादी बहुत ज्यादा देर से करवाई थी, क्योंकि वह घर में अकेला कमाने वाला था और वो 6 बहनों का एक भाई था। उसकी माँ ने पहले ही उनकी कमाई से पूरा घर खड़ा किया और फिर अपनी बेटियों की रिश्ता तय किया। उसके बाद उनकी शादी मेरी सास से करवाई। मेरे ससुर की माँ ने जानबूझकर एक कम उम्र की लड़की से उनकी शादी करवाई ताकि वह उसे दबाकर रख सके। मेरे ससुर ने बताया कि जब मेरी सास शादी होकर उनके घर आई तो वह पहले ही दिन से अपनी सास को नौकर हो गई थी। उनकी सास उन्हें खाना खाने तक नहीं देती थी, घर का सारा काम करवाती थी। पूरा घर का काम करने के बाद जब मेरी सास ताजा ताजा खाना बनाती थी, खाना उनकी सास अपनी बेटियों और उनके पति को और खुद खा लेती थी, और मेरी सास को 3-4 दिनों तक का बचा हुआ सादा खाना खाने को देती थी। लेकिन मेरी सास ने कभी उफ तक ना किया था, और मेरे ससुर भी मेरी सास पे होता हुआ इस अत्याचार को देखकर भी चुप थे। उन्होंने एक बार भी अपनी माँ से यह नहीं कहा था कि तुम मेरी पत्नी को इस तरह का खाना क्यों देती हो। उस समय तुम्हारी सास का उम्र 17 साल था, जब मोहन पैदा होने वाला था। तब भी तुम्हारी सास को भरपेट खाना नहीं मिलने की वजह से तुम्हारी सास की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। वह जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली थी, परंतु खाना नहीं मिलने के कारण तुम्हारी सास इतनी कमजोरी आ गई थी। एक बच्चा तो पेट में ही मर गया और दूसरा बच्चा मोहन हुआ। तुम्हारी सास की हालत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी घर की सारी जिम्मेदारियां उनके सर पर थी। मैंने ससुर की सारी बहनें आकर उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करती थी। मेरे ससुर की बहुत अच्छी सरकारी नौकरी थी, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी बीवी को एक वक्त का अच्छा खाना भी नहीं दिला सकता था। जबकि उनकी बहन जब अपने ससुराल से रहने के लिए आती तो उनके लिए अच्छा से अच्छा पकवान बनता, और मेरी सास सारा समय किचन में ही काम करते रहती थी, और आखिर में उनके लिए खाना खाने के लिए एक निवाला भी नहीं बचता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी सास कभी मेरे ससुर से कोई शिकायत नहीं करती थी। तुम्हारी सास जब फिर से माँ बनी तो उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी, और वह पूरी तरीके से बिस्तर पर पड़ गई थी। जब तक वह काम करने के काबिल थी तब लोगों ने उन्हें पूरी तरह इस्तेमाल किया, लेकिन जब वह काम करने के काबिल नहीं रही तो मोहन की दादी ने तुम्हारी सास को एक कमरे में डालकर छोड़ दिया और उन्हें खाना भी ना दिया। मेरे ससुर की 6 बहनें मेरे ससुर की कमाई पर ऐश कर रही थी, जबकि उनकी अपनी बीबी भूखी थी। दिन पर दिन तुम्हारी सास बीमार होती चली गई। इस शहर में उनका कोई नहीं था, क्योंकि वह दूसरे शहर से शादी करके आई थी। उनके माँ बाप ने भी पलटकर अपनी बेटी को नहीं पूछा था। इसके बाद मेरी सास ने 2 और बेटियों को जन्म दिया, जिससे उनकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। एक दिन मोहन की दादी ने मेरी सास पर झूठे इल्जाम लगाए और मेरे ससुर को मजबूर कर दिया वह मोहन की माँ को तलाक दे दे। इस तरह उन्होंने मजबूर होकर मोहन की माँ मतलब मेरी सास को तलाक दे दी। अपने ससुर की बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरे सास ससुर अब पति पत्नी नहीं रहे थे। यह बात तो मेरे लिए किसी झटके से कम नहीं था। अपने पति से तलाक लेने के बाद भी मेरी सास को मजबूरन इसी घर में रहना पड़ा था। पहले नौकरानी की जिंदगी गुजार रही थी, अब तो उसकी हैसियत मिट्टी के बराबर भी नहीं रही। उन्होंने बहुत बुरे हालात में अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, और फिर देखते देखते कुछ सालों में मेरे ससुर की माँ की मौत हो गई। मेरे ससुर रिटायर हो गए तो उनकी सब बहनें भी अपनी अपनी जिंदगियों में मगन हो गई, क्योंकि अब उनके भाई के पास पैसा नहीं था जिस पर वो ऐश करती। इतने सालों में मोहन काफी बड़ा हो गया था
और उसने अपने माँ के ऊपर होने वाले सारे जुर्म को अपने आंखों से देखा था। मेरे ससुर के रिटायर होने के बाद मोहन ने नौकरी शुरू कर दी और यूं छोटी मोटी नौकरियां कर कर अपने पढ़ाई के साथ साथ घर के खर्चों को भी चलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घर में मोहन और उसकी माँ का पलड़ा भारी हो गया और मेरी हैसियत वही हो गई जो मोहन की माँ की थी। वक्त का पहिया बहुत तेजी से बदलता चला गया था और हालात पूरी तरह बदल गए थे। अब मैं मजबूर हो चुका था। मैं मोहन की माँ के रहमो करम पर पड़ा रहता। मुझे पूछने वाला कोई नहीं था। हम दोनों की तलाक हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी मोहन की माँ इसी घर में थी। पहले क्योंकि वह इसके लिए मजबूरी थी और अब यह मेरी मजबूरी बन चुकी थी। मैं उसे इसी घर से जाने नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर वह चली जाती तो मैं अकेला रह जाता और इस बड़े से घर में मैं अकेला क्या करता। मेरी तो उम्र भी बहुत हो चुकी थी। मेरे बच्चे मुझसे नफरत करने लगे थे और मोहन माँ के दिल में भी मेरे लिए अब कोई हमदर्दी नहीं थी, क्योंकि मैंने शादी के जितने साल भी उनके साथ गुजारे उस पर कुछ रहम नहीं किया, बल्कि हमेशा अपनी माँ का साथ दिया और अपनी बहनों को मोहब्बत करता रहा। और मैंने मोहन की माँ को नहीं, बल्कि हमेशा अपनी बहनों को ही जरूरी समझा। और जब मैं अपनी बहनों को पैसा नहीं दे पाया तो वह सब मुझे छोड़कर चली गई। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि पति पत्नी एक दूसरे के लिए कितना जरूरी है। अगर मैं अपनी बीवी को उसका सही हक देता जिसकी वह हकदार थी, तो वह भी अपने असली मुकाम पर होती। मेरे बच्चे भी मुझसे मोहब्बत करते, मेरी इज्जत करते, मेरी बीवी मुझे अपना सर का ताज बनाकर रखती। लेकिन मैंने खुद ही अपने हाथों से हर रिश्ते को बर्बाद कर दिया। अपनी आंखों के सामने सब कुछ गलत हुआ देखा, लेकिन कभी रोकने की कोशिश ना की, जिसका नतीजा मैं आज भुगत रहा हूँ। इसमें मोहन की माँ की कोई गलती नहीं है। बिना कोई कसूर उसकी सारी जिंदगी एक एक निवाला के लिए गुजारी है और आज वह मुझे भी वही तकलीफ दे रही है जिससे वह गुजर कर यहाँ तक पहुंची है। और मैं भी यही सोचकर तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हूँ कि हो सकता है इसी तरह मेरी माफी हो जाए कि मैंने अपनी बीबी के साथ कैसे इतना बुरा बर्ताव किया। मेरे ससुर अपनी सारी जिंदगी की कहानी बताकर चुप हो गए थे, लेकिन मेरे आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज मुझे समझ आ रहा था कि मेरी सास का व्यवहार मेरे साथ इतना अच्छा कैसे है। उन्होंने जितनी भी तकलीफ देखी थी वह मुझे उससे बहुत दूर रखना चाहती थी। अपने घर से ज्यादा सुकून मुझे मेरी सास ने इस घर में दिया था। जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा था सब अपने अपने कमरे से निकलने लगे थे। मैं अपनी आंखें साफ करके किचन में आ गई थी। एक नया दिन शुरू हो चुका था। उस नए दिन में मेरे ससुर अपने किए पे शर्मिंदा थे और अब मुझे यही कोशिश करनी थी कि आने वाले समय में किसी तरह उन्हें माफी दिला सकूं। भगवान भी अपने भक्तों के हजार पापों को माफ कर देता है। फिर हम तो इंसान हैं, क्या हम इंसान दूसरे की गलतियों को माफ नहीं कर सकते हैं? अब जबकि मेरे ससुर को अपनी गलतियों का पूरी तरीके से एहसास हो चुका था, तो मैं चाहती थी कि मेरी सास भी उन्हें माफ कर दे। उनके बीच पहले जैसा रिश्ता तो नहीं था, लेकिन उनके बीच उन दोनों के बच्चे थे जो उनके बेहतर भविष्य के लिए जरूरी था। सारी हकीकत जानते हुए भी चुप रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। यह एक हकीकत है कि जो पति जवानी में अपनी बीबी को इज्जत और हक नहीं देता है, उनका बुढ़ापा में रुसवाई उठानी पड़ती है। मैं नहीं जानती थी कि मेरे कहे गए शब्द मेरे पति के दिल में उतर जाएंगे और उनका दिल अपने बाप के लिए नरम पड़ जाएगा। अब सबसे मुश्किल काम तो सास को समझाना था, जिसमें मेरे पति ने मेरा पूरा साथ दिया और अपने बाप को मुकाम देने में कामयाब रहे। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।